आरबीटी का 2 पेपर देख चुके हैं, एक और पेपर देखेंगे ताकि पूरी क्लियरिटी रहे, पूरी बात समझ में आ जाए एग्जाम में कैसे लिखना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है। पिछले 2 पेपर में डिस्कस हो चुका, पिछले 2 पेपर में ये भी डिस्कस हो चुका कि आपके कौन से क्वेश्चन रिपीटेड आ गए। जब बैलास्ट वाला क्वेश्चन रिपीटेड आ गया और ब्रिज के कंपोनेंट्स के क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट हुए। अब आइए अभी वाले में फिर से थोड़ा कुछ और देखते हैं कि क्या नया मिलता है हम लोगों को। तो जो लोग भी अभी तक ऐप पर नहीं गए हैं, ऐप डाउनलोड करिए। इसका जो पीडीएफ मिलेगा वो ऐप पर फ्री में अवेलेबल है और कोर्सेज भी कुछ पेड अवेलेबल है जो बहुत कम चार्ज में अवेलेबल है, तो उसको देखिए। आइए देखते हैं हम लोग फटाक से पहले पेपर इसको क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई हम लोग के सामने, इसको जरा देखिएगा। सबसे पहले ये आपका मॉडल पेपर है, क्योंकि मैंने बताया कि पेपर अभी जो हुए हैं वो उतने हुए ही नहीं है कि उसको बहुत सोचा जाए। तो मॉडल पेपर हमारे सामने एक और आ गया। अब इसको यहाँ पर देख लीजिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है कि विभिन्न रेल खंडों की तुलना कीजिए। रेल खंड मतलब जो सेक्शंस होते हैं उनका आपस में क्या करना है, कंपेयर करना है। विभिन्न रेल खंडों का मतलब देखिए कितने टाइप के रेल खंड होते हैं, 3 टाइप के बेसिकली होते हैं, ठीक है ना। बात करते करते पढ़ेंगे। एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग, सबसे पहला जो होता है वो होता है कि दोनों हेड उसकी जो हैं वो ऐसे, दोनों हेड उसके क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो इसको बोलते हैं, इस वाले को हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं डबल हेडेड। डबल हेडेड, इसको पूरा लिख देता हूं मैं, डबल हेडेड, ठीक है। दूसरी होती है ऊपर वाला, जिस पर रेलगाड़ी चलनी है वो तो पूरा साइज का बनाया जाता है, नीचे वाला छोटा बनाया जाता है। तो ऊपर चौड़ा और नीचे कम रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग बुल हेडेड। बुल हेडेड यानी किसी को लगा होगा कि ये बैल के ऊपरी हिस्से सींग जैसा है, इसलिए बुल हेडेड इसको बोला गया। बीएच से दिखाते हैं। और एक जो अपनी आइडियल अभी रेल चल रही है जिसको हम लोग कहते हैं अपना क्या, बताइए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं हम लोग फ्लैट फुटेड। फ्लैट फुटेड का मतलब होता है इसका फुट पूरा क्या होता है, फ्लैट होता है, ठीक है ना। अब एक चीज पर यहां ध्यान दीजिएगा, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ। स्लीपर पर रेलों को रखा जाता है, ध्यान समझिएगा, इनमें अंतर भी पूछ सकता है कई बार, इन्हीं का तुलना करना है। इनको रखने के लिए क्या ये स्लीपर पर टिकेंगी, ऊपर भी बराबर है नीचे भी बराबर है, तो स्लीपर पर ये टिकती नहीं है। तो जब स्लीपर पर इनको, स्लीपर ऐसे रहते हैं, स्लीपर पर इनको रखा गया, जब पहले ये बनाई गई, अब ये सब चलन में नहीं है, अब ये चलन में है। जब ये बनाई गई तो उस समय इनको रखने के लिए एक स्पेशल ऐसे खांचा बनाया गया जिनको हम लोग चेयर बोलते हैं। चेयर मतलब होता है कुर्सी, किसी चीज को फिट करने के लिए, रखने के लिए जो आधार होता है वो चेयर होती है इनके लिए। इन दोनों में चेयर की जरूरत थी, जबकि इसको सीधा रखा जा सकता था क्योंकि काफी फ्लैट था, तो इसको स्लीपर पर सीधा रखा जा सकता था, ठीक है। इनको बनाने के पीछे का रीजन ये था, देखो रेल इस पर चलनी है तो ये घिसेगा, फटेगा, इसमें क्रैक्स आएंगे या ये पिघल सकता है। जिस पिछले पेपर में देखे थे हम लोग क्या, कि इन रेलों में कई तरह के विकार आ सकते हैं, जैसे सिरों का घिस जाना, रेल का फट जाना, उसमें दरारें आ जाना, या फिर इसका पार्श्व में फ्लो हो जाना। ये 4 दरारें पिछले, अगर आपने नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिए। तो ये सब दरारें आएंगी इसमें। चलो इस वाले पोर्शन में आई तो हम लोग क्या करेंगे, इस रेल की पटरी को निकालेंगे, पलट करके फिर से यूज कर देंगे, पलट करके ये वाला नीचे, ये वाला ऊपर। लेकिन सक्सेस हुआ नहीं है, क्यों, एक बार ये घिसा तो फिर ये भी खराब हुआ और ये उतना अच्छा आउटपुट नहीं दे पाया। इसको चलिए बनाया गया कि यार चलो ऊपर बना दो, चूंकि एक ही बार यूज करना है तो नीचे चेयर लगा दो ऐसे, और चूंकि नीचे उतना दबाव नहीं तो मटेरियल कम कर दिया गया। लेकिन ये काफी अनबैलेंस टाइप का दिख रहा होगा, ऐसे रखना कितना खतरे से खाली नहीं था इसको। तो फिर बाद में सबसे सुधार करके मानक रेल या फ्लैट फुटेड रेल का यूज किया गया, जिसको बिना किसी चेयर के डायरेक्टली स्लीपर पर कसा जा सकता था। लेकिन जब कभी भार ज्यादा था, चूंकि इनमें चेयर थी तो चेयर लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता था, लेकिन ये सीधे स्लीपर पर रखा जाता है तो जर्क लगने की वजह से बचने के लिए इसके नीचे कई बार बियरिंग प्लेट्स लगाई जाती हैं, धारक प्लेटें, उसके बाद इनको स्लीपर पर लगाया जाता है। तो इस प्लेट को कहते हैं धारक प्लेट, जो फ्लैट फुटेड रेल के भार को अधिक बढ़े। ये लगाई जा सकती है, भार कम हो तो नहीं भी लगाई जा सकती है, लेकिन ये सीधा स्लीपर, इसको चेयर में रखा जाता है, चेयर में बांधा जाता है,
फिर चेयर को स्लीपर से जकड़ दिया जाता है। चेयर स्लीपर से बंधी है और रेल स्लीप चेयर के अंदर है। इसमें क्या होता है कि इसको डॉग स्पाइक क्या होता है, कुत्ता कील जिसको बोलते हैं, डॉग स्पाइक यानी कुत्ता कील ले जाके इसमें ऐसे, इसको ऐसे कील होती है जो ऐसे रहती है और इसी में देखते हैं इसको ठोक देते हैं, ये जाके इसी पर क्या होती है, मतलब ये कील को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ऐसे इसके अंदर ऐसे जाकर के फंसी रहती है और इसको ठोकेंगे तो ये दोनों तरफ से इसको ऐसे जकड़े रहती है, इस टाइप से जकड़े रहती है। जब इसको ठोक देंगे दोनों तरफ से तो ये फ्लैट फुटेड रेल को पकड़ लेगी दोनों साइड से, तो इसको बोलते हैं डॉग स्पाइक दोनों। इनमें डॉग स्पाइक नहीं लगता है, कुत्ता कील नहीं लगती, बल्कि दूसरे और फास्टनर्स लगते हैं। तो सबके अपने फायदे नुकसान हैं, पढ़ना है, देखना है किसको। देखिए क्या बताया गया हमें इसके बारे में, तो देखिए यही बताया गया क्या, दोहरे शीर्ष तथा बुल से, ये बोला विभिन्न रेल खंडों की तुलना कीजिए, तो दोहरे शीर्ष मतलब डबल हेडेड और बुल हेडेड वाली रेल के बारे में ये बात है, और चपटे रेल यानी चपटे पाद मतलब फ्लैट फुटेड वाले के बारे में ये बात है। अगर बातों की बात की जाए इसमें हम लोग ध्यान से अगर समझें तो बातों में एक खास बात ये समझनी है, ये दोनों में कुछ तो समानताएं हैं कि साथ में रखा गया, इनको अलग किया गया। तुलनात्मक तो तीनों का होना चाहिए था, लेकिन वो दोनों लगभग एक ही जैसी थी, थोड़ा अंतर था। पढ़ लेते हैं। यह रेलें चपटे पाद की रेल की तुलना में कम सामर्थ्यवान है, मतलब इसके कंपेयर में कम स्ट्रेंथ होती है। समान क्षेत्रफल की दृष्टि से यह रेल हर दिशा में अधिक सामर्थ्यवान है, ठीक है। इसको सीधा रखने तथा स्लीपरों पर स्थिर करने के लिए कुर्सी यानी चेयर की आवश्यकता पड़ती है। फ्लैट फुटेड के कारण यह सरलता से स्लीपरों पर टिक जाती है। भारी यातायात वाले मार्ग पर इसके नीचे धारक प्लेट की आवश्यकता पड़ सकती है, यानी बियरिंग प्लेट की जरूरत पड़ सकती है। कुर्सियों पर लगाए जाने के कारण रेल पथ का संरेखण अधिक शुद्ध रहता है। ये ध्यान रहे, इनमें एक प्लस पॉइंट है, चेयर अच्छे तरीके से स्लीपर के साथ जुड़ी रहती हैं और चेयर में इनको लगाया जाता है तो ये हिलती डुलती नहीं है, एकदम फिट रहती हैं। फ्लैट फुटेज में चूंकि कुत्ता कील मारी गई रहती है, डॉग स्पाइक रहता है, तो ये होता है कि कई बार इसमें क्रीप की संभावना ज्यादा बनती है। क्रीप का मतलब हुआ कि रेलों का आगे पीछे खिसकना ज्यादा होता है किसमें, इस वाले में, फ्लैट फुटेड में। फ्लैट फुटेड में एक डिमेरिट है कि चूंकि ऐसे, ये बताइए यहाँ पे जो मैंने कील बनाई थी ये इसको क्या की है, साइड साइड से पकड़ लिए, लेकिन आगे पीछे का तो मूवमेंट रोक नहीं पाएगी। इनमें क्या होता है कि कुर्सी लगे होने की वजह से आगे पीछे का मूवमेंट भी रुकता है, तो क्रीप की संभावना कम रहती है इसमें, ठीक है ना, क्योंकि इसका अलाइनमेंट अधिक शुद्ध होता है। धारक प्लेटें लगाने पर यह रेल दोहरे अथवा बुल शीर्ष वाली रेलों से अधिक दृढ़ व सामर्थ्यवान सिद्ध होती है, लेकिन धारक प्लेट लगे होने पर जुड़ा। इन रेलों का निकालना तथा बदलना सरल है। इनके कांटे तथा क्रॉसिंग आसानी से बनाए तथा लगाए जा सकते हैं। इनमें यह फायदा था क्या कि इनका हेड वैसा छोटा था और इनको लगाना वगैरह मोड़ना वोड़ना आसान क्यों था, क्योंकि आप ही सोचिए, एक ये सेक्शन है, इसको कहीं मोड़ना हो और एक ये सेक्शन है, इसको कहीं मोड़े, ये जल्दी मुड़ जाएगा, क्योंकि इसका ये काफी चौड़ा होने की वजह से मोड़ते समय इसके किनारे फटने का डर होता है और ये पतले होने की वजह से आसानी से मुड़ जाती है, ठीक है ना। कोई चौड़ी चीज को मोड़ना हो, एक ऐसे चौड़ी चीज को और एक पतली चीज को मोड़ना आसानी रहती है पतली चीज में, ठीक है, तो मोड़ना आसान है। इस रेल को कुत्ता कील डॉग स्पाइक द्वारा सीधा स्लीपरों पर जड़ दिया जाता है। यह बंधक रेलगाड़ियों के आघातों के कारण ढीले पड़ते रहते हैं, डॉग स्पाइक ढीला पड़ता है, जिनकी निरंतर देखभाल करनी पड़ती है। कांटे तथा क्रॉसिंग के निर्माण में कठिनाई पड़ती है। फिर बोल रहा है कि जुड़ाई कल, पटरी डालने में अधिक समय लगता है। जो ये सब होती हैं उनमें नुकसान क्या होता है कि बिछाने में, चेयर वगैरह को सेट करने में टाइम लगता है। इसको सीधे ले जाकर रख दीजिए स्लीपर पे, बियरिंग प्लेट बिछा करके और कुत्ता कील मार दीजिए, पटरी डालने में कम समय लगता है। फिटिंग, दोहरे तथा बुल शीर्ष वाली रेलों के लिए अधिक संख्या में फास्टनिंग की आवश्यकता पड़ती है। इनको बांधने के लिए चेयर वगैरह के साथ में फास्टनिंग ज्यादा लगती है। अन्य रेलों की तुलना में कम तथा सस्ते बंधक मतलब फास्टनर, वही डॉग स्पाइक से मार दिए फिट हो जाता है जाके, मतलब इजिली ये स्टेबल है। अब एक लाइन इसमें बढ़ा दीजिएगा, ये अपेक्षाकृत कम स्थिर है और ये अपेक्षाकृत अधिक स्थिर है। ये भी स्थिर है लेकिन ये चेयर के साथ में, और ये बिना चेयर के भी काफी क्या है, स्थिर है।
तो ये बात हो गई किसकी बात कर ली हम लोग, विभिन्न रेलखंडों की तुलना कर ली है जो बताया था। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है, पहिए का सांख्यिकीकरण क्या है समझाइए। पहिए का सांख्यिकीकरण क्या है भाई, पहिए में अंदर कोनिंग की जाती है ना, ताकि जानते हैं ये देखिए डायग्राम बना हुआ है, यदि आप देख पा रहे हो, अगर आपको ये डायग्राम दिख रहा हो तो मैं आपको बता दूं कि पहिया देखिए ये होती है धुरी जिस पर पहिया क्या होता है घूमता है, ये धुरी होती है जिस पर पहिया घूमता है। आप जानते हैं मैंने ये बात कई बार बताई, पिछले वाले लेक्चर्स में भी बताई है कि पहिए अंदर ऐसे कटे रहते हैं, ठीक है अंदर, और ये इनका फ्लैंज होता है। फ्लैंज अंदर रहता है ताकि पहिए निकल के बाहर न भागे, और इनको अंदर की तरफ ऐसे ढाल 1/20 की दी जाती है। तो पहियों को जो ढाल दी जाती है उसको कहते हैं कोनिंग, यानी सांख्यिकीकरण। ये शंकु जैसा नहीं हो जाएगा, आगे बढ़ा इतना दिखेगा नहीं आपको स्पष्ट, ट्रेन के पहिए में ऐसा इतना स्पष्ट नहीं दिखेगा, यहाँ पे तो इतना ज्यादा, ये 1/20 की ढाल नहीं है, ये 1/20 इतनी कम ढाल होती है कि पता नहीं चलता है, लेकिन वो अंदर की तरफ बना रहता है फ्लैंज। पहियों के सांख्यिकीकरण की वजह से एक और फायदा होता है कि ये फ्लैंज की वजह, मान लीजिए यहाँ पर रहता है आपका पटरी और ये सीधा रहता है, ये पटरी ऐसे रहती, मान लीजिए ये पटरी रहती, ठीक है ये पटरी रहती, तो ये फ्लैंज से ये इसका सिरे का अंदर वाला हिस्सा, ये जो लैटरल हिस्सा है वो घिसता बार बार। अगर हम लोग बात करें इसकी, तो ये हिस्सा जो है इसका बार बार ऐसे घिसता, घिसने का मतलब साइड वाला इसका हिस्सा घिसता रहता बार बार, लेकिन चूंकि वो अंदर की तरफ भगा रहता है तो वो चिपकता ही नहीं है उससे जल्दी, तो घिसता भी नहीं है। तो एक चीज यहां पर जान लेंगे हम लोग कि जो सांख्यिकीकरण होता है वो पहियों को अंदर की तरफ काटने की प्रक्रिया है, या उनको अंदर की तरफ ढाल देने की प्रक्रिया है, जिसको हम लोग सांख्यिकीकरण या कोनिंग कहते हैं, ठीक है। अब यही चीज है कि जब ये कोनिंग की जाती है तो किसमें की जाती है, पहियों में। लेकिन क्या पहिए की कोनिंग कर दें और यहाँ पे जो ये है इसकी मतलब इसको ना झुकाएं, तो हम लोग यहाँ पे ना इसको भी झुकाते हैं, और इसके लिए जैसे ये स्लीपर रहेगा, स्लीपर के ऊपर ये भी ऐसे हल्का सा झुका हुआ रहता है। कौन, ये कौन झुका रहता है ऐसे, पटरी भी झुकी रहती है। तो पटरी को झुकाने के लिए स्लीपर में खांचे कटे रहते हैं, जिसको कहते हैं एडजिंग, जिसको कहते हैं हम लोग एडजिंग। एडजिंग का मतलब कोनिंग मतलब पहियों को अंदर की तरफ ढाल देना, और एडजिंग मतलब स्लीपर में खांचे को अंदर की तरफ ढाल देना, ताकि पहिए का सांख्यिकीकरण जो है वो सफल रूप से काम करे। मुझे लग रहा है बात समझ में आई होगी कि पहिए का कोनिंग क्या है, सांख्यिकीकरण क्या है, उसको समझाइए। तो ये एक बार पढ़िएगा, इस पीडीएफ को तुरंत समझ में आ जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ को सीटीएस के एंड्रॉइड ऐप से फ्री स्टडी मटेरियल में जाकर, ठीक है। तो ये सांख्यिकीकरण वाली बात भी समझ में आ गई। अभी की जो बात ये कह रही है इसको समझिएगा। अगला क्वेश्चन, कंक्रीट के स्लीपरों के विभिन्न गुण दोष समझाइए। जो स्लीपर कंक्रीट के बनते हैं, कुछ फायदे भी होंगे कुछ नुकसान, क्योंकि फायदे ज्यादा हैं इसलिए सबसे ज्यादा प्रयोग में भी अब कंक्रीट के स्लीपर आ रहे हैं। स्लीपरों के क्या गुण एवं दोष हैं? गुण, ये स्लीपर स्थानीय उपलब्ध मटेरियल से बड़ी संख्या में तैयार किए जा सकते हैं, ठीक है। कंक्रीट के स्लीपर के लिए बहुत ये नहीं है, आसानी से बनाया जा सकता है। धूप, वर्षा, वायु, सीलन, सॉल्टी सॉइल इत्यादि के कारण सड़ते गलते नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात है। लकड़ी और लोहे सड़ते गलते हैं लेकिन ये नहीं गलते। यह कीटों व दीमक के प्रकोप से सुरक्षित है, बिल्कुल सही बात है। कंक्रीट स्लीपर को आग नहीं लगती, वेरी गुड। आयु 40 से 60 साल होती है, बहुत अच्छी बात है। इनका प्रत्यास्थता मापांक इलास्टिसिटी हाई होती है, अतः ट्रेनों के भार व अति गति के कारण उत्पन्न प्रतिबलों को वहन कर लेते हैं, मतलब तेज गति से जब ट्रेन चलती है तो जर्क को भी ये बर्दाश्त कर लेते हैं। पर्याप्त भारी होने के कारण रेल पथ को अधिक सामर्थ्य प्रदान करते हैं, रेल का विसर्पण कम होता है। रेल के पटरी का आगे खिसकना विसर्पण कहलाता है, ये पिछले 2 बार से डिस्कस हो रहा है, अच्छे तरीके से पिछले पेपर में डिस्कशन हो गया है क्रीप पर। तो यदि अब क्रीप का क्वेश्चन यहाँ आएगा भी तो हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे, रिपीटेटिव बात नहीं करनी है हम लोग, ठीक है। क्रीप मतलब समझ गए होंगे। अब चूंकि भारी है और उसी से बंधा है रेल का पटरी, तो स्लीपर खिसकेंगे, स्लीपर खिसक पाएंगे, क्योंकि स्लीपर काफी बार, जस्ट इमेजिन, ऐसा सोचिए कि ऊपर लोहे के पटरियों को एक प्लास्टिक के स्लीपर पर धंसाया गया है, प्लास्टिक का स्लीपर लेके आगे चला जाएगा, पूरा स्लीपर ही, कुछ होता नहीं है। रेलवे ट्रैक में स्लीपर्स रखे रहते हैं, उन पर पटरी रखी रहती है, कहीं जुड़ा नहीं रहता है जमीन से,
केवल गिट्टी भर भर के दबाया गया रहता है। तो प्लास्टिक के स्लीपर तो नहीं काम करेंगे, हैवी जितना रहेगा उतना स्टेबल रहेगा। तो ये भारी होने के कारण इनके कुछ फायदे हैं, ये स्टेबिलिटी बेहतर देते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है ये, आगे समझिएगा दोष क्या है। भारी होना दोष भी है। दोष एक तो फायदा करेगा, दूसरा भारी होना नुकसान भी करेगा। आप हैवी हैं, मजबूती तो आएगी, लेकिन हैवी होने से और नुकसान भी हैं आपके बहुत सारे, खाना आप ज्यादा खाएंगे, सिंपल सी बात है। पहलवान आदमी शरीर से ताकतवर है, ये फायदे हैं, लेकिन उसके नुकसान है, उसकी डाइट भी मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम होता है उसके लिए। लकड़ी के स्लीपरों में 2-3 गुना भारी होते हैं, अतः परिवहन तथा स्थापना में कठिनाई आती है। लकड़ी के स्लीपरों की तुलना में काफी भारी होते हैं। असावधानी के कारण यह चटक सकते हैं। लकड़ी लोहे को अगर ऊपर से उठा के भी स्लीपर को पटक दिया जाए ना तो वो डैमेज नहीं होंगे, लेकिन ये कंक्रीट वाले स्लीपर चटक सकते हैं अगर ज्यादा झटका तेज लग जाए तो। रेल फिट करने के लिए प्लग तथा पैडों की आवश्यकता पड़ती है। रेल को फिट करना हो तो लकड़ी में तो कील मार सकते हैं, लोहे में ड्रिल कर सकते हैं, लेकिन कंक्रीट के लिए पैड और इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें असावधानी नहीं बर्दाश्त हो पाएगी। गिट्टी पैक करते समय कंक्रीट स्लीपरों के किनारे झड़ जाते हैं। गिट्टी से जब बार बार उनके झटका लगता है तो कंक्रीट स्लीपर का जो कोना है वो टूटता है, जबकि लकड़ी लोहे में ऐसा नहीं होता। कंक्रीट स्लीपरों को एक ट्रैक से निकालकर दूसरे ट्रैक पर प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक बार ये जहां फिट हो गए उनके बाद निकालने पर ये पुनः अपनी मूल स्थिति में बिल्कुल नहीं आ पाते। ठीक है, लेकिन अब ये लकड़ी वाले और लोहे वाले को एक जगह से दूसरे जगह कई बार बदला जाता है। आइए पहले क्वेश्चन हुए, पहले का जितना क्वेश्चन था वो करा हो गया। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है कि पुल के लिए स्थान निर्धारण को प्रभावित करने वाले कारकों की सूची बनाइए। यानी कोई ब्रिज हो तो उसके लिए आप जगह चुनेंगे कि ब्रिज कहां से जाए, तो उसके लिए देखिए ब्रिज के कितने क्वेश्चन आ चुके, और हर पेपर में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आए, इससे ज्यादा आएगा नहीं। पुल के टाइप की डिवाइड करिए, इतने टाइप के होते हैं, उसका अलाइनमेंट कहां से होके जाना चाहिए, क्या सावधानी रखेंगे, या पुल के बियरिंग वगैरह के बारे में, इतना ही सब पूछेगा, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा उसमें। चूंकि 3 पेपर में 3 अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ गए, तो अब ब्रिज से इससे ज्यादा क्वेश्चन बाहर से नहीं आने चाहिए। ठीक है ना, बाकी मैंने ये बात पहले ही बताई है पिछले वीडियो में कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन न भी आए तो क्या करना है, उसके बारे में पिछले पार्ट 2 में बात हुई है इसी के। ठीक है, पुल के लिए स्थान निर्धारण, कौन सा जगह पुल के लिए चुने, उसके लिए नदी धारा की क्या क्या चिन्ह करना, प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। नदी धारा की दिशा एवं वेग, नदी जिस पर पुल बनाना है उसकी धारा किधर किस दिशा में जा रही है, और वेग कितना तेज है वहां पे, उन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी के बहाव का हिसाब आप नहीं लगा सकते हैं। आप सोचते हैं पानी क्या है, पानी वो है जो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को उड़ा ले गया था, खत्म कर दिया था बहा करके। इसलिए पानी की धारा जो निरंतर बहती है उससे बच के रहना चाहिए, वो बहुत इफेक्ट डालती है स्ट्रक्चर पे। पुल स्थल पर नदी के पानी का प्रवाह सीधा पुल की तरफ होना चाहिए, मतलब पुल जहां पे है वो सीधा पुल की तरफ होना चाहिए। नदी पुल के अप स्ट्रीम तथा डाउन स्ट्रीम में कुछ दूरी तक सीधी बहे, मतलब नदी ऐसे बह रही है ऐसे, तो पुल ऐसे रहे। ऐसा नहीं कि नदी पुल के पास जा रही है तो पुल के बगल से ही फिर घूम गई नदी, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुल से सीधा आए नदी और सीधा जाए, ऐसा पुल बने, ऐसी जगह पर बने कि उसके अगल बगल नदी सीधी रहे। नदी मोड़ लेती है तो मोड़ पे मत बनाइएगा, नदी जहां कुछ दूर सीधा रहे वहां ब्रिज बनाइएगा। नदी को तो मोड़ नहीं सकते हैं, पुल ही ना जगह चुन सकते हैं, तो वही जगह चुनने में एक चीज ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा, नदी की न्यूनतम चौड़ाई। अब मान लीजिए नदी ऐसे जा रही है, इस जगह पे ऐसे गई नदी, ऐसे कहीं पर नदी गई है, ठीक है, सबसे कम यहाँ पे ब्रिज बनाना अच्छा है। क्यों? क्योंकि इधर कुछ दूर तक सीधा भी है, इधर देख रहे हैं मोड़ वगैरह आए हुए हैं, और यहाँ न्यूनतम लंबाई मिलेगी पुल की। पुल सबसे कम में यहीं पर बनेगा, तो सबसे जहां पे नदी कम क्रॉस सेक्शन शो करे वहीं पे आप अपना ब्रिज क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, तो ये नदी की न्यूनतम चौड़ाई। प्रस्तावित स्थल पर नदी की चौड़ाई न्यूनतम होनी चाहिए, इससे पुल की लंबाई कम होती है और निर्माण व्यय न्यूनतम आता है। समझ गए बात को। समकोण पारक 90 डिग्री पर क्रॉस करे, मतलब अगर आपका ये ब्रिज है ऐसे ना करके आपका हिसाब बना के, अरे सर ऐसे ब्रिज है, ऐसे पार कराते हैं ब्रिज को, कि कौन सा डिग्री पे घुमा रहे हो, 90 डिग्री पे, बिल्कुल राइट एंगल पे उसको काटे, मतलब इससे ये एंगल बिल्कुल राइट एंगल बने, तो समकोण पारक उसको बोलते हैं। ठीक है, संगम से दूर
मतलब जहां पर कोई संगम बन रहा हो, कोई भी जंक्शन, जैसे पुल स्थल नदियों के संगम के निकट नहीं होना चाहिए। दोनों नदियों में से एक ही समय पर बाढ़ आ जाने पर पुल को क्षति पहुंच सकती है। कोई नदियां आपस में मिल रही हों, जैसे इलाहाबाद में अगर आप जाएंगे तो गंगा और जमुना का जो है वो संगम होता है, तो संगम पे मिलती हैं, वो संगम ही जरूर नहीं है जहां पे क्रॉस कर रही हो या आपस में मिल रही हो। तो कोई एक नदी में बाढ़ आया, पुल डैमेज, कम से कम एक ही से एक में ना आता, दूसरे में पानी खाली कर लेते बचाने के लिए ब्रिज को। ब्रिज पानी का जब ज्यादा दबाव चढ़ता है, पानी ब्रिज ऊपर चढ़ता है तो खंबे वंबे सब तोड़ देता है वो। तो ये चीज का ध्यान रहे कि बाढ़ से पुल को बचाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, ये सब ध्यान रखना है कि जहां संगम वहां नहीं बनाना है, संगम से दूर रखना है। नदी के किनारे व तटबंध, नदी के किनारे व तटबंध पर्याप्त ऊंचे, तटबंध मतलब एम्बैंकमेंट होता है, नदी का जो किनारा होता है उसके किनारे किनारे जो मिट्टी का ढेर होता है जिससे नदी का पानी अगल बगल ना फैले, उसको तटबंध या किनारा कहते हैं, एज कहते हैं, एम्बैंकमेंट कहते हैं। पर्याप्त ऊंचा होना चाहिए तथा स्थिर होने चाहिए। मुख्य प्रवाह से भटकी हुई कोई धारा इन्हें काट कर पुल के पार्श्व से नहीं निकलनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने पुल बनाया, ठीक है, नदी के आर पार, कोई नदी ऐसे बह रही थी, पुल ऐसे था, नदी इसके नीचे बह रही है। अब पता चला कोई नदी की धारा ऐसे काट के पुल के साइड से ऐसे बहने लगी, मतलब इस टाइप से पुल के खंबे को क्रॉस कर दी, एबुटमेंट्स के अंदर से घुस गई, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। नदी के किनारे तटबंध मजबूत होने चाहिए, कोई और धारा कहीं से न काट के नहीं तो इससे क्या होगा, काट देगा, फिर गिरा देगा ब्रिज को, ठीक है। तो ये पुल का स्थान चयन करते समय जो सावधानी वाली बातें हैं वो है। अब यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछता है, क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया, अब यहां पे पूछा गया कि धारक प्लेट और कुत्ता कील पर यानी डॉग स्पाइक पर एक विस्तृत नोट लिखिए। आप जान चुके हैं कि धारक, अब आपके सामने डायग्राम है, देखिए बियरिंग प्लेट इसके नीचे लगाई जाती है और डॉग जो स्पाइक है वो फ्लैट फुटेड रेल में उसको स्लीपर से जकड़ने के लिए यूज किया जाता है। डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, ठीक है, पढ़ लेते हैं। चपटे पाद यानी फ्लैट फुटेड रेल को सामान्यतः सीधा ही स्लीपर पर रखकर स्पाइक द्वारा जोड़ दिया जाता है, परंतु जब यातायात भारी व अधिक होता है अथवा स्लीपर कमजोर पड़ते हैं तब रेल के नीचे बियरिंग प्लेट यानी धारक प्लेट लगाई जाती है। यह मृदु इस्पात अथवा ढलवा लोहे की आयताकार शकल की होती है। धारक प्लेट रेल जोड़ों, रेल वक्रों, पुलों तथा कांटे व क्रॉसिंग के नीचे भी ट्रैक को अधिक सामर्थ्य प्रदान करने के लिए प्रयोग की जाती है। धारक प्लेट की सीट को जहां रेल टिकाई जाती है 20 में 1 की भीतर की ओर ढाल दिया जाता है। धारक प्लेट जो होती है ना, अगर स्लीपर पर रखी गई है तो स्लीपर में एडजस्टिंग करेंगे, नहीं तो जो बियरिंग प्लेट होती है उसी को क्या करेंगे, उसी को ढाल पे डालते हैं, ठीक है ना, सीट को ढाल दी जाती है। धारक प्लेट चित्र में दिखाई गई है, ये धारक प्लेट है आपकी, यहीं पर ये डॉग लेग, मतलब दोनों चीजें दिखा दी गई हैं। नीचे ये धारक प्लेट है जिसमें रखा गया है इसको जकड़ने के लिए ये डॉग स्पाइक्स लगाए गए हैं। अब डॉग स्पाइक के बारे में थोड़ा सा बताया क्योंकि इस विशेष कील का शीर्ष देखने पर कुत्ते के कान जैसा लगता है, हो सकता है लगता हो, मुझे नहीं लगता है, अतः इसे नाम दिया गया है। लकड़ी के स्लीपरों के लिए अधिक कुत्ता कील लगाई जाती है। यह सस्ती होती है, आसानी से ठोकी अथवा निकाली जा सकती है, परंतु कंपन के कारण इसकी पकड़ कम हो जाती है, यह रेल का विसर्पण नहीं रोक पाती। ये बात पहले भी डिस्कशन हो चुका है। लिखा है विस्तृत नोट, लेकिन इससे ज्यादा आप विस्तृत नहीं लिख सकते हैं इन दोनों चीजों के बारे में। बियरिंग प्लेट और डॉग स्पाइक के बारे में बहुत ज्यादा आप नहीं लिख सकते। एक चीज मैं आपको बता दूं, मेन बैच में मैंने पढ़ाया ही है ये सब पूरा, ठीक है ना, दिखा के डायग्राम बनाया ही है फास्टनिंग वाले में, लेकिन इसको करने से, क्वेश्चन के रूप में देखने से ये लग रहा है कि हाँ मैं कर सकता हूं। तो एग्जाम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि क्वेश्चंस फेस कर लीजिए, बजाय उसी चीज को बार बार पढ़ने के क्वेश्चन फेस करने का प्रयास करिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन फेस कर लिए कि हमने देखा हम बियरिंग प्लेट और डॉग लेग, छोटा सा डायग्राम देके ऐसा ही बना देंगे। अब बहुत बड़ा नहीं, मैंने पीछे हाथ से खुद से भी बनाया था, ठीक है ना। अब एक चीज आता है, ऋणात्मक कैंट को समझाइए या फिर नेगेटिव कैंट या नेगेटिव सुपर एलिवेशन क्या होता है, अभी मैं बताता हूं आपको। एक चीज बताइए, इसमें लिखा गया है लंबा चौड़ा, मैं आपको एक चीज सिंपल बता दूं फिर से कि इस क्लास को देखने के बाद पीडीएफ को ऐसे बस पढ़ते जाना है और 20 मिनट लगेगा आपको पीडीएफ को पढ़ने में। 20 मिनट, एक क्लास देखने में 1 घंटा और 20 मिनट उसको पढ़ने में, उसके बाद आपका वो पूरी तरह से तैयार, 20 मिनट में पीडीएफ। ये बताइए
ये कोई मेन लाइन है, ठीक है ना, ये कोई मेन लाइन है जो ऐसे जा रही थी, रेल की मेन लाइन है। बता सकते हैं ये मेन लाइन जब जा रही थी यहाँ पे, तो इसका ये कर्व है ना, ये कर्व पर जा रही है, तो इसमें ये क्या करें, इस लाइन को क्या करें हम लोग, इस लाइन को, ये जो मेन लाइन का ये लाइन गया है, इसको, इसमें इसको उठाएं, इसको अंदर वाले को क्या करें। देखिए मेन लाइन ऐसे अंदर गई, तो मेन लाइन की ये जो लाइन है बाहरी, देखिए अगर कर्व ऐसे जाता है तो इसको ऊपर उठाते हैं ना, ये आउटर है ना, ये आउटर वाले को बाहर उठाते हैं, अंदर वाले को अंदर दबाते हैं। क्योंकि कर्व पर गाड़ी जब मुड़ती है तो बाहरी हिस्से को ऊपर उठाना कहलाता है सुपर एलिवेशन। कर्व पर जब भी गाड़ी घूमती है तो बाहरी हिस्से को ऊपर उठा देते हैं। तो चलिए मेन लाइन का बाहरी हिस्सा ऊपर उठा दिए, लेकिन जब कोई शाखा लाइन कर्व पर मेन लाइन से मिलती है ना, देखिए इसका जो आउटर है इसके इनर से मिल जाता है। देखिए ध्यान से, ये इधर गया तो ये देखिए शाखा का जो कर्व है उसका आउटर लाइन इसके इनर से मिल गया। अब चूंकि इसका इनर अंदर करना है और इसका चूंकि ये इसका आउटर भी है तो इसको ऊपर करना है, दोनों तो होगा नहीं, तो इसलिए मेन लाइन पर ध्यान रखना है, शाखा लाइन पर इग्नोर करेंगे। तो देखा ये जाएगा कि जिस शाखा लाइन का बाहरी सिरा ऊपर उठना था वो नीचे दब गया। क्यों नीचे दबा? क्योंकि वो मेन लाइन में जाके मिला और मेन लाइन का अंदर वाला हिस्सा नीचे दब रहा था। डायग्राम से जल्दी समझ में आएगा। मैं सीधा सा कहता हूं इस केस में बहुत सरल बात मैं कहता हूं कि डायग्राम बनाना मस्ट है। सीधे मुख्य रेखा का मुख्य लाइन यानी जो मेन लाइन है उसका इनर इसका आउटर हो जाता है मिलने के बाद, इसलिए ये इसका इनर अंदर दबता है, तो इसमें कैंट ऊपर उठने के बजाय नीचे हो जाती है, तो इसको कहते हैं निगेटिव कैंट या ऋणात्मक व्युत्थान। यही चीज यहां पर लिखी गई है। बात समझ रहे ना? इसको मुंह से लिखने के बजाय डायग्राम बनाइएगा और बताइएगा कि जब एक मेन लाइन कर्व पर किसी शाखा लाइन से मिलती है तो मुख्य लाइन का आंतरिक सिरा मिलने पर बाहरी लाइन के आउटर, ये सब जो बोल रहा हूं ना वो लिखना है और ये डायग्राम बनाना है। जैसे ही एग्जामिनर ये डायग्राम देखेगा वो आपको नेगेटिव तुरंत समझ जाएगा कि आपको आता है और नंबर देके निकल जाएगा। लेकिन आपने खूब बका और ये छोटा सा डायग्राम नहीं बनाया, वो फिर पढ़ने में एफर्ट डालेगा, कहेगा बड़ा बेवकूफ लड़का है, क्या बकबकाया है, पर दिमाग खराब कर दिया। ये बनाओ ना, तुरंत बनाओ, वो समझ जाएगा तुमको आता है, नंबर देके चला जाएगा बिना कुछ सोचे। पढ़ेगा ही नहीं पूरा, क्योंकि वो जान जाएगा कि तुम सही ट्रैक पर हो तो सही लिखे होगे। क्योंकि कॉपी चेक करने का 5 रुपया मिलना है, वो कितना एफर्ट डालेगा बताइए। उसके लिए काम आसान बनाइए। जानते हैं नंबर किसको ज्यादा मिलता है? कई बार तेज बच्चों को ज्यादा नंबर नहीं मिलते हैं और कमजोरों को ज्यादा नंबर मिल गए। जो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में मदद किया कि हाँ भैया सर आप मेरी कॉपी सही से चेक, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना मेरी कॉपी चेक करने में, एग्जामिनर खुश हो नंबर दे देगा। और तेज बच्चा खूब बढ़िया लिखेगा, अच्छी बात लिखेगा, लेकिन वो नंबर उतना नहीं पा पाएगा यदि वो एग्जामिनर के लिए मुश्किल उत्पन्न कर दिया। बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो आप अच्छे हैं कि बुरे इससे मतलब नहीं है, मतलब इससे है कि आप सामने वालों को कैसे लग रहे हैं, ठीक है ना? तो आप अगर ये पॉलिसी अपनी अपनाए हैं, सही होना चाहिए, गलत फहमी में जी रहे हैं, इसलिए आइए इसको समझिए। निम्न में से किसी 3 भागों को उत्तर दीजिए। एक, सुरंग की निर्माण की विधि संक्षेप में स्पष्ट करें। सुरंग निर्माण की कई विधियां हैं जिसको मैंने बड़े शॉर्ट में निपटाया था, ध्यान से नहीं पढ़ाया था। मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूं, सिंपल सी बात। सुरंग निर्माण की विधियां पढ़ेंगे, एक एक विधि 3-3 4-4 पेज में किताबों में भी है, नोट्स में थोड़ा बहुत हो सकता है उसके बारे में लिखा हो। मैं आपको बहुत एक सरल बात बताऊं, जब भी सुरंग निर्माण की विधि की बात करें तब की बात, केवल डिप्लोमा तक लागू है, आगे के लिए नहीं। पेपर के बारे में समझिए, केवल डिप्लोमा तक लागू है, आगे के लिए लागू नहीं होगा। कोई भी एक विधि रट लो, कोई भी एक विधि रट लो जिसमें ड्रिल करके सुरंग बनाना हो तुमको, ज्यादा दिमाग मत लगाना, कोई भी एक विधि रट के खाली रहो, कोई भी आए वही लिखना। मेरी बात समझो, कोई भी आए वही लिखना, लेकिन उसको सही लिखना, उसको सही लिखना, बस ये जान लो। और वो ऐसा नाम लेके बहुत मुश्किल है कि पूछे भी। देखिए इसमें भी बोला है कि एक सुरंग निर्माण विधि की संक्षेप में विधि बताइए। कोई भी विधि बता लो, अगर नाम ले भी लिया कि हाई वाली विधि से सुरंग कैसे बनेगा, तुम अपनी ही वाली विधि बताना। मेरी बात समझो तुम, मैं क्या कह रहा हूं। इटालियन सुरंग विधि को ये बताए हैं ऐसे बनाना है, लेकिन और भी विधियां हैं, हम तो इटालियन ही याद किए, हम बताएंगे इटालियन, तुम पूछो दूसरा। समझो बात को। अब देखो, यह विधि चपटी भूमि के लिए जिसकी रचना स्पष्ट नहीं होती अपनाई जाती है। इस विधि में पहले तली के मध्य भाग में एक छिद्रक बनाई जाती है,
तली के मध्य भाग, मतलब जहां से सुरंग जानी है उसके ठीक बीच में छिद्रक मतलब बोरहोल बनाया जाता है और टेक लगा जाती है, अधः स्थल पर पूर्ण कर लिया जाता है। फिर पार्श्व दीवारें खड़ी की जाती हैं। अब इस स्थान को मृदा से पाट दिया जाता है और सुरंग के ऊपरी भाग की खुदाई की जाती है, टेके लगा दी जाती हैं। देखिए ये सब क्या किया गया, सब व्यवस्था बना तैयार कर लिया जाता है, गुण बता दिया इसका इसका, बस इतना ही में खत्म कर दिया है। इतने में कभी सुरंग ने की विधि खत्म होगी? इतने कम में कभी सुरंग की विधि खत्म होने वाली है? नहीं होने वाली है। बस तुम ये ध्यान रखना, सुरंग में 3-4 चीजें याद रखना, इसको छोड़ दो। सुरंग में सबसे पहले वो स्थान निर्धारित करते हैं जिनके बीच में सुरंग डाली जानी, इस जगह से इस जगह पे। ये नहीं कि इधर से खोदते जाएं, कहीं तो निकल ही जाएंगे, चूहा हो। तो एक चीज जान लो, यहां से सुरंग है, यहां से 2 बिंदु पहले निर्धारित करेंगे जिनके बीच में सुरंग खोदनी है, और उनके बीच में भूमि सतह पर जगह जगह पर बोरहोल्स बना करके साफ्ट डालेंगे, ठीक है। और साफ्टों के बीच खुदाई की जाएगी। इतना स्टेप याद रखना, किसी भी सुरंग को बनाने के लिए इतना स्टेप याद रखना, ये जगह चुने और इस जगह, इनके बीच में सुरंग बननी है, अंदर 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 ऐसे, ठीक है। यहां से चले ऊपर, पहले एक ड्रिल मारे, नीचे बहुत गहरा बोरहोल बना, फिर और आगे और आगे, फिर एक बोरहोल से अप्रोच तक खोदेंगे अंदर अंदर, फिर यहां से अंदर अंदर, फिर यहां से अंदर अंदर, और एक साफ टू साफ ट्रांसफर होते होते अंदर अंदर खुदाई चलेगी। बात समझ रही ना? तो ये कहानी है किसकी? इसकी सुरंग बनाने की। इतना स्टेप अगर मालूम है कि बोरहोल से ये जो मैंने बोला, तो आप ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस सुरंग बनाने, इसमें नाम दिया नहीं है, सुरंग बनाने की विधि डाले, जो जो स्टेप बोला हूं, स्थान का चयन करना, बोरहोल्स डालना, स्टेप्स जो बताया था पहले ही बता चुका हूं। बोरहोल्स डालना, मतलब अलाइनमेंट एक बनता है, दोनों स्थानों के बीच में एक अलाइनमेंट तय करना, उन पर बोरहोल बनाना, साफ्ट डालना, साफ्टों के बीच खुदाई करना, लाइनिंग करना, खोलना, खत्म, ड्रेनेज वगैरह की व्यवस्था कर देनी है। तो आप ये मोटा मोटा ऊपर ऊपर, क्योंकि आप बहुत टेक्निकली याद करने की कोशिश करेंगे, भूल जाएगा। फिर जैसे ही याद करने की कोशिश करेंगे कि हाँ इसके बाद क्या था, भूल जाएगा। तुम सोचो कि तुम खड़े होते हो, तुमको एक सुरंग बनानी होती, क्या करते तुम? बस शब्द करोगे, तुमको भी पता है कि सुरंग में क्या करना है, बस कुछ शब्दों का ध्यान रखना, बोलते समय तकनीकी शब्दों का प्रयोग करना, बस हो जाएगा पूरा। तो ये सब इनके हैं, ठीक है ना। अब यहां पर एक क्वेश्चन बोला है, रेलों के घिसने के कारण तथा उनके प्रभावों की विवेचना करें। कि रेल जो घिसती है, रेल 3 तरह से घिस सकती है। देखिए रेल, ये रेल का मतलब ये आपकी मान लेते हैं कि रेल है, ठीक है ना। इसमें 3 तरह के घिसाव हो सकते हैं, अभी मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए एक फ्लैट फुटेड रेल है, ठीक है। सबसे पहले हो सकता है कि इसका ये हेड जो है ना, ये हेड ये घिस जाए, ये हेड घिस जाए इसका पूरा। दूसरा हो सकता है कि ये इसका जो फ्लैंज, जो पहिया, इस पर रेलगाड़ी का पहिया कैसे रहता है, ऐसे रहता है ना, याद करिए, ऐसे चलता है, ऊपर नीचे इसमें फ्लैंज निकली होती है, इससे इसका ये साइड घिसता है, तो ये भी घिस जाए इसका। बात समझ रहे ना? तो घिसने का रेल का कई हिसाब किताब है, और वो घिसेगी कैसे, और उस पर उसका रोकथाम भी देखिएगा। यहाँ पे उनके प्रभावों के बीच, घिसने के कारण तथा उनके प्रभाव, ये घिसेंगे तो उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए यहाँ पे, और एक ये घिसा, मान लीजिए आपने यहाँ पे देखा कि एक तो ये ऊपर से घिसा, एक ये साइड से घिसा। एक घिसाव होता है जिसको बोलते हैं हम लोग सिरों का घिसना, किनारों का नहीं, सिरों का। वो इसमें नहीं दिखेगा, वो ऐसे दिखेगा कि कोई रेल यहाँ पे है, ठीक है ना, लंबाई दिखा रहा हूं रेल की, ये ट्रेन ऐसे भाग रही है इस पर, ये तो क्रॉस सेक्शन है, ये एल सेक्शन है। जब एक रेल 12 मीटर की होती है, 13 मीटर की, तो दूसरी रेल ऐसे लाके आप जोड़ते हैं, तो पहिया जब इस पर चलते 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 इसको, इस पर से जब यहां पहुंचता है तो इसको मारता है टक्कर यहां पे, तो हाई घिसने लगता है इसका, हाई किनारा। बार बार जब पहिया एक रेल से दूसरी रेल पे चलता है और उनको बीच में जोड़ा गया रहता है आपस में फिश प्लेट से, तो वो दूसरी रेल को टक्कर मारते हुए जाता है, तो इसका ये हिस्सा, ये इंड भी, इसको बोलते हैं इंड का घिसना, यानी सिरों का घिसना। बात समझ आ रही है? तो 3 घिसाव हो सकते हैं रेल में, ये जान लीजिएगा, रेलों के घिसने के कारण और उनके प्रभाव क्या पड़ते हैं रेलों पे, वो
क्या क्या हो सकते हैं? पहला बोला है कि रेल शीर्ष का ऊपर से घिस जाने के अग्रलिखित कारण हो सकते हैं। पहला ऊपर से घिसने की बात किया, फिर पार्श्व से, और फिर ये एंड की बात करेंगे। तीनों ऊपर से घिसने के कारण क्या क्या हो सकते हैं? अगर हम लोग बात करें इस पर, चलिए भाई इस पर बात करते हैं, ठीक है। तो पहले ऊपर से घिसने की बात की हम लोगों ने। ऊपर से घिसने का क्या सीन है? गाड़ी का भार रेल व पहिए के बीच थोड़े संपर्क क्षेत्र पर आता है। उतना हैवी गाड़ी का लोड खाली पहिए से टच कर रहा है, जिससे पटरी के शीर्ष की धातु गर्म होकर अंदर की तरफ सांख्यिकीकरण के कारण प्रवाहित हो जाती है। तो शीर्ष घिस गया इस रेल के ऊपर पहिए की रगड़ के कारण, जब पहिए का भार रेल खंड की तुलना में अधिक होता है तो उत्पन्न प्रतिबल इलास्टिक लिमिट से अधिक हो जाता है और धातु का घिसन अधिक हो जाता है। अधिक अनुदैर्ध्य ढाल के कारण, जब ढाल पे रेल लगती है। वक्र पर जब गाड़ी अभिकल्पित गति से कम पर चलती है तब भीतरी रेल पर अधिक भार पड़ता है। जैसे कर्व पर गाड़ी घूमती है तो अंदर वाले रेल पे ज्यादा लोड पड़ेगा। अगर तेज नहीं चल रही है तो अंदर वाले पे भार ज्यादा पड़ेगा, बाहर वाले पे कम पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक चीज जान लीजिएगा यहाँ पे, ये ऊपर से घिसना उपाय क्या है इसको बचाने के लिए? रेल पथ को सही दशा में रखकर रेलों के ऊपर से घिसना कम किया जा सकता है। जहां पर घिसन अधिक होती है वहां विशेष मिश्र धातु की रेलें प्रयोग की जा सकती हैं, परंतु ये अधिक महंगी होती है। जहां पे रेल को चांस लगता है घिसती ज्यादा है, वहां पर उसका हेड में कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल वाली रेल भी आती है। वो रेल नहीं घिसती, उसका एब्रेशन काफी लो होता है, लेकिन वो बाकी नॉर्मल रेल से महंगी आती है। जब निघर्षण सीमा से अधिक हो जाए, मतलब स्कोरिंग, रेल का भार 10% कम हो जाए तब रेल बदल दी जाती है। जानते हैं रेल के घिसने के कारण उसके भार में कमी आती है। से 60 केजी की रेल लिया आपने, 6 केजी उसका वेट घट गया, प्रति मीटर लंबाई में 6 केजी से कम हो गई घिस करके, तो फिर उसको बदल देना चाहिए आपको, स्कोरिंग ज्यादा होगी। तो ये था ऊपर से घिसना, और उसको ठीक से रख के हम ठीक कर सकते हैं। रेल शीर्ष का पार्श्व किसे? फ्लैंज से घिसेगा। पार्श्व से घिसने का रीजन फ्लैंज से घिसेगा, पहिए के फ्लैंज से। जब पहिए का फ्लैंज देखिए यहाँ पे है ना, ये ऐसे पहिए का फ्लैंज रेल के पार्श्व से बार बार टकराता हुआ चलता है तो रेल शीर्ष की भीतरी साइड घिसकर नष्ट हो जाती है। भीतरी ही यहीं पे फ्लैंज असर डालता है, बाहरी वाला सही रहता है। रेलों का यह घिसन वक्रित ट्रैक पर अधिक, क्योंकि कर्व पर जब घूमते हैं तो अंदर वाले फ्लैंज बाहर भागने का प्रयास करते हैं। इमेजिन करिए कर्व पर जब गाड़ी घूमती है तो अंदर वाले जो फ्लैंज हैं जो अंदर रहने का प्रयास करते हैं वो भी बाहर भागती है, गाड़ी मोड़ पर बाहर की तरफ भागती है। तो कर्व पर अधिक रेलों का क्षति होता है। पार्श्व, अगर क्वेश्चन पूछे कि लेटरल ज्यादा फ्रिक्शन या लेटरल घिसाव कहां होता है, एब्रेशन कर्व पर सबसे ज्यादा होता है। रेल के पार्श्व में घिस जाने के निम्न कारण: गेज का सही ना होना, सही से गेज नहीं होगी। अच्छा, गेज सही नहीं होगी ना, जैसे जहां दोनों रेलों के बीच की दूरी मेंटेन नहीं है, ऐसे कम या ज्यादा है, तो ज्यादा होगी तो नहीं घिसेगा, लेकिन कम हुई तो पहिए के बीच में, पहिए के फ्लैंज में चिपक जाएगी तो फिर घिसेगा अगर गेज मेंटेन। गेज कम हुआ, देखो पहिया तो ऐसे फिक्स है, अब पहिए का फ्लैंज भी है, अब तुम ऐसे रखे हो, पहियों के बीच की दूरी कुछ है, और तुम हल्का फुल्का दाएं बाएं, अगर रेल अगर अंदर सही से गेज में नहीं है, कम हुआ तो फिर पहिए के फ्लैंज से वो लगातार रगड़ खाने लगेगा। तो गेज का सही ना होना, रेल को सही पार्श्व ढाल पर स्लीपर पर न जड़ना, साइड स्लोप सही नहीं है, और जब वक्र पर वायुत्थान आवश्यकता से अधिक होता है, मतलब ज्यादा झुकता है, तब भीतरी रेल पर अधिक दाब थ्रस्ट पड़ता है। इसके विपरीत जब आवश्यकता से कम होता है तो बाहरी रेल पर भीतरी पर अधिक दाब पड़ता है। ये काफी टेक्निकल बात है, जो समझने वाले लोगों को समझ जाएंगे। जब गाड़ी को झुकाया गया, वायुत्थान दिया गया है, तो वायुत्थान यदि कम है जरूरत से, तब तो गाड़ी बाहर भागेगी। वायुत्थान किस लिए देते हैं? कि बाहर ना भागे, अंदर रहे। ऐसे कर्व पर घुमा तो गाड़ी बाहर ना भाग जाए, इसलिए वायुत्थान। अब उतना नहीं दिया गया तो बाहर भागेगी, तो बाहरी रेल का अंदर का किनारा घिसेगा। यदि ज्यादा दे दिया गया है तो गाड़ी अंदर भागेगी तो फिर अंदर वाले का घिसेगा। ज्यादा सुपर एलिवेशन देने पर अंदर वाला घिसता है, वायुत्थान अधिक होता है तब भीतरी रेल अंदर वाला घिसता है,
लेकिन वायुत्थान यदि कम होता है तो बाहर वाला घिसेगा। इसको इमेजिन करिए तभी समझ पाएंगे। वक्र पर पार्श्व प्रणोद, कर्व पर घूमते समय लेटरल थ्रस्ट काम करता है। तो उस थ्रस्ट के कारण रेलें घिसती हैं। पार्श्व की बात कर रहे हैं। वक्र पर पहियों का फिसलन भी व स्किडिंग के कारण भी घिसती हैं। इन उपायों से साइड का घिसना कम किया जा सकता है। रेल की गेज तथा पार्श्विक ढाल सही रखें, गेज सही रखिए, ढाल पार्श्व वाली सही रखिए। बाहरी तथा भीतरी रेलों को आपस में बदल कर लगा देना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक रेल ऐसे लगी थी, अंदर वाले सिरे बार बार घिस रहे थे, कुछ मत करिए, रेल उखाड़ दीजिए, पलट दीजिए, जो अंदर था उसको बाहर करिए, जो बाहर था उसको अंदर करिए, तो एक बार और यूज हो जाएगी रेल। बदल कर लगा देना चाहिए। वक्र पर रेलों के भीतरी साइड पर स्नेहक लगा देना चाहिए। जहां कर्व पे गाड़ी घूमी वहां रेल जो आई ना उसके भीतरी सतह पे कोई ग्रीस वगैरह लगा दीजिए। वक्र पर वायुत्थान अनुमत गति के अनुसार, मतलब ज्यादा सुपर एलिवेशन ना रखें। वक्र पर गेज बढ़ा देनी चाहिए, थोड़ा सा वक्रों पर दूरी बढ़ा दीजिए गेज का, पहिए से बाहर नहीं, हल्का 2-4-10 mm की बात कर जा रहा है, जिससे फ्लैंज न टकराने पाए। ठीक है, अंदर की तरफ चेक रेल लगा देनी चाहिए ताकि उतरने ना पाए। अब बढ़ाएंगे तो उतरने का चांस बनेगा, तो चेक रेल रहेगी तो नहीं उतर पाएगा। चेक रेल कैसे रोकता है ये पहले वीडियो में ही पॉइंट और क्रॉसिंग पे मैंने बताया था। ठीक है, फिर से बता दूंगा आज वाले में। रेल के सिरों का घिसना, अभी तक ऊपर से घिसा, फिर उसका साइड से घिसा। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये पहिया, ये देखिए जोड़ बना है, फिश बोल्ट फिश प्लेट लगा के जाएगा और धक्का मारेगा, इस ट्रैक से इस ट्रैक पर जाएगा, तो इस जगह पर इसका धक्का लगने से एंड वियर यानी सिरे का घिसना ये होता रहेगा। तो इसके बारे में बताया है, जब पहिया ज्यादा गैप रखेंगे तब ये घिसता है। एक बार पढ़िएगा कि क्या इसका कहानी, आपको सब समझ में आ जाएगा कि घिसता क्यों है, उससे रोका कैसे है। तो गैप को मेंटेन करके और सिरों को बदल बदल करके इसको रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये सब तरीके थे किसके, कि कितने तरह के घिसाव होते हैं और उनके क्या क्या मतलब उपाय है। ठीक है, अब बात कर रहा अगला क्वेश्चन कि रेल की विभिन्न आवश्यकताएं, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेल। एक रेल मतलब वही जो आप यूज करें, जिस पर गाड़ी दौड़ रही है, रेल मतलब पटरी, उसके अंदर क्या खासियत, उसके कहिए कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उसकी, एक अच्छे रेल की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, साथ साथ उसकी रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड रेल, अच्छे रेल के रिक्वायरमेंट्स। ठीक है ना, रेल की विभिन्न आवश्यकताएं क्या हैं। दृढ़ता, रिजिड होना चाहिए, रेल खंड पर्याप्त दृढ़ होना चाहिए ताकि अपने ऊपर पड़ने वाले भार को नीचे स्लीपर और गिट्टी पर अंतरित कर सके। पेटा यानी रेल का फ्लैंज है, ये उसका फुट है, बीच में वेब होनी चाहिए, वेब में लचक वगैरह ना हो, काफी मजबूत और मोटा होना चाहिए ताकि शीर्ष और पेट जो पाद यानी फुट है उसको संभाल सके। इसकी क्षैतिज समतल में आनमनी दृढ़ता, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी उत्तम होनी चाहिए। क्षैतिज मतलब इधर उधर बकल ना करे, मतलब ये सीधा, इसका पेट सीधा रहता है, पेट मतलब वेब जिसको बोलते हैं, फ्लैंज वेब, वेब में लेटरल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। रेल की जो फुट है इसकी पाद पर्याप्त चपटी हो ताकि यह पलटे नहीं और इस पर पड़ने वाले भार को आधार पर अंतरित कर सके। मटेरियल, इसके शीर्ष हेड, वेब तथा फुट में निर्माण द्रव्य का वितरण संतुलित हो ताकि भार पड़ने पर रेलखंड नीचे दबे झुके नहीं। द्रव्य मतलब जो उसमें मटेरियल यूज हुआ वो बढ़िया हो। शीर्ष, रेल का शीर्ष इतना चौड़ा व मोटा हो कि गाड़ी का पहिया उस पर टिक सके और सरक सके। गुरुत्व केंद्र, रेलखंड का गुरुत्व केंद्र लगभग इसकी मध्य ऊंचाई में पड़ता हो ताकि उत्पन्न तनन व संपीड़न प्रतिबल समान हो। ये सब बता रहा है कि रेल की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। केवल पढ़ना है, एग्जाम टाइम पर मतलब जितना रट पाए उतना रटिए, याद हो जाएगा काम, चिंता नहीं। ये सब नहीं भी अगर आप पढ़ेंगे तो भी तो इतना एक रेल के बारे में बता सकते हैं, अगर जानते रहें हेड उसका ऊंचाई या मानक आकार का होना चाहिए। बस उन्हें इसमें कसना और खोलना आसान, यही सब तो लिखिए। जोड़, रेलखंड ऐसा हो कि इसे अन्य रेल लंबाई में जोड़ने में फिश प्लेट व बोल्ट इसके पेटे में ठीक ढंग से लग सके और स्थिर है। क्या इतना ही लाइन है इसमें रेल में? बिल्कुल और भी जोड़ सकते हैं कि रेलखंड ऐसा हो जो सभी तरह के रेल पहियों के लिए उपयुक्त हो। मालगाड़ी चाहे आपका गुड्स
का हो चाहे आपका पैसेंजर हो, किसी में भी के लिए ठीक रहे। तो ये सारी चीजें आप जो भी अच्छा जानते हैं वो लिख डालिएगा उसमें। अगला क्वेश्चन करा कि स्लीपरों की दूरी तथा सघनता को समझाइए। जानते हैं जब एक रेलगाड़ी ऐसे ऐसे बनती है ऐसे, तो एक रेल यहां से यहां तक 13 मीटर की, फिर जोड़ लगेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो 13 मीटर में रेलें ऐसे जोड़ी जाती हैं। तो एक रेल में लगभग लंबाई कितनी होती ब्रॉड गेज पर? 13 मीटर की, 12.89, 13 मीटर की। उसके बीच में स्लीपर्स ऐसे लगते हैं ऐसे। जानते हैं स्लीपरों की संख्या कितनी रखी जाती है? m+3 से लेकर के m+6 तक लगभग। ये m क्या है? मीटर में उसकी लंबाई। जैसे 13 मीटर की रेल है तो यदि हम स्लीपरों की संख्या चाहें तो 13 + 3 16 रख सकते हैं, या फिर 13 + 6 यानी 19 रख सकते हैं। यानी अगर कोई 13 मीटर की रेल है तो 16 से लेके 19 स्लीपर प्रति रेल लंबाई में रखे जा सकते हैं, ऐसा रिकमेंडेशन है, माना। तो इसको बोलते हैं स्लीपर सघनता। एक रेल में, एक रेल लंबाई में स्लीपरों की संख्या ही स्लीपर सघनता कहलाती है, और उनके बीच की दूरी, उनकी लंबाई। देखिए यहाँ पे स्लीपरों की दूरी तथा सघनता, स्पेसिंग ऑफ स्लीपर्स एंड स्लीपर डेंसिटी, प्रति किलोमीटर रेल लंबाई में स्लीपरों की संख्या, स्लीपर सघनता। 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर रेलवे लंबाई में कितने स्लीपर लगे, वो स्लीपर की डेंसिटी कहलाती है। रेल ट्रैक पर स्लीपरों की आपसी दूरी गाड़ी की धुरी के भार और लोकोमोटिव पार्ट्स प्रमोड के पर निर्भर करती है। m+3 से m+6, यहाँ m रेल की लंबाई मीटर में ली जाती है। अमेरिका में यह मान m+9 से m+11 लिया जाता है, क्योंकि वहां पर गाड़ी की धुरी का भार बहुत अधिक होता है। भारत में 28.4 टन धुरी भार और 52-55 kg पर मीटर रेल के लिए m+5 सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आपको 3 से 6 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लेनी है, रेलवे के मीटर में प्लस कर देना। सामान्यतः दो स्लीपर के बीच 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है। सेंटर से सेंटर नहीं, ये बाहर से बाहर होता है, आउट टू आउट। रेल जोड़ के पास स्लीपरों की दूरी कुछ कम रखी जाती है। रेल जहां पे जोड़ बनते हैं वहां स्लीपर नजदीक नजदीक। कांटे एवं क्रॉसिंग पर पर्याप्त लंबाई के स्लीपर प्रयोग किए जाते हैं। उपरोक्त सूत्र के अनुसार 13 मीटर लंबी रेलों के लिए स्लीपरों की संख्या m+5 यानी 13 + 5, स्थिरांक 5 लेते हुए 18 स्लीपर। अब एक चीज कहेंगे सर हम कौन सा लें, 3 लें कि 6 लें? वो एग्जाम में दिया रहता है दोस्त, तुम्हें कभी नहीं लेना होगा। तुम लो तो उसके बीच ले सकते हो, लेकिन जेईई वगैरह के एग्जाम में ये दे देता है अपने आप। स्लीपर की सघनता, अब 3 लेंगे तो स्लीपर कम लगेंगे, 6 लेंगे तो स्लीपर ज्यादा लगेंगे। तो स्लीपर ज्यादा रखें कि कम, यानी उसकी सघनता जो होती है वो निर्भर करती है इंजन के थ्रस्ट पर। थ्रस्ट मतलब इंजन जो दाब लगाता है। रेल जोड़ की स्थिति तथा प्रकार, रेल का परिच्छेद, गिट्टी का प्रकार, धुरी का भार जो ऊपर से आ रहा है, ज्यादा भार है तो ज्यादा स्लीपर लगाएंगे, तो m+6 लीजिए। गाड़ी की रफ्तार और स्लीपर के प्रकार, इन सारी चीजों पर निर्भर करता है कि उनकी स्पेसिंग या डेंसिटी कितनी रखी जाएगी। ठीक है। ट्रक में सभी स्लीपरों की दूरी एक समान नहीं होती। ट्रैक में सभी स्लीपर, ये जरूर नहीं कि पूरा स्लीपर एक समान दूरी पर लगाया हूं, लेकिन कहीं जैसे एक 13 मीटर लंबी रेल है, उसी में कहीं जोड़ है तो जोड़ के नजदीक नजदीक कर देंगे, बाकी जगह दूर कर देंगे। बात समझ रहे ना? रेल जोड़ के पास 3-4 स्लीपर अधिक पास पास रखे जाते हैं और इसके आगे के स्लीपरों की दूरी कुछ बढ़ा, जैसे 70 से 90 सेंटीमीटर रख दी जाती है, जबकि यहाँ पे जहां जोड़ के पास 30 से 45 सेंटीमीटर रखी जाती है जोड़ पे, और जोड़ से दूर हटने पे 70 से 90 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है। भारतीय रेलों पर तीव्र गति की गाड़ियों जैसे राजधानी एक्सप्रेस चलने से अब स्लीपर सघनता को बढ़ाया गया है, परंतु स्लीपर सघनता एक निश्चित सीमा तक ही बढ़ाई जा सकती है। स्लीपरों को बहुत पास पास रखने पर इनके नीचे गिट्टी डालने व ठोकने में दिक्कत आ सकती है। स्लीपर सघनता अभी तक बढ़ाने की बात हो रही है। ठीक है। अब अगला क्या कह रहा है इस पर, कैंट न्यूनता क्या है समझाइए। कैंट डिफिशियंसी, मैं इसको बोल दूंगा, छोटे से 4 लाइन में बोला है, मैं आपको समझाता हूं। इसी 4 लाइन को आप पढ़ लीजिएगा। कैंट डिफिशियंसी यानी कैंट में कमी। कैंट मतलब क्या होता है? वही सुपर एलिवेशन, जब कर्व पर गाड़ी घूमती है तो उठाया जाता है, ऐसा उठा दें कि कोई हल्की स्पीड से चले तो अंदर पलट जाए। बाहर जो तेजी से रेलगाड़ी चल रही है
उसके लिए तो चलो उठा दिए, ऐसे गाड़ी भाग रही है ऐसे तेजी से उठ करके, बाहरी किनारा इसका सीधा के बजाय ऐसे उठ गया। लेकिन जो गाड़ियां हल्की चल रही हैं उनके लिए उतना उठा दो कि पलट जाए अंदर की तरफ ही। तो इसलिए कैंट को थोड़ा कम करके रखा जाता है, जितना मानक स्पीड है उससे कम करना, उसी को कहते हैं कैंट डिफिशियंसी या कैंट न्यूनता। देख लीजिएगा यहां पे क्या लिखा गया है, गुड ट्रेन को चलने में कठिनाई तो इसके विपरीत यदि माल गाड़ियों की चाल को दृष्टि में रख के वायुत्थान दिया जाता है तब तीव्र गति से चलने वाली सवारी गाड़ियों को वक्र पर निकलते समय परेशानी होती है। इस तत्व को देखते हुए दोनों प्रकार की गाड़ियों की औसत चाल के लिए वायुत्थान दिया जाता है। जब वायुत्थान गाड़ी की चाल के अनुसार दिया जाता है तो इसे संतुलित वायुत्थान कहते हैं, इक्विलिब्रियम कैंट कहते हैं। उपरोक्त कथन के अनुसार पटरी को संतुलित वायुत्थान से कुछ कम वायुत्थान दिया जाता है। इस कमी को वायुत्थान अल्पता या कैंट न्यूनता कहते हैं। इस न्यूनता के कारण धीमी चाल वाली गाड़ी भी सरलता से वक्र को पार कर लेती है, क्योंकि तेज वाली तो घूम जाएगी, धीमी वाली पर दिक्कत आएगा, पलटने की संभावना है, इसलिए क्या करते हैं, समझ गए होंगे बात को। हाँ, तो कैंट में कमी करना यानी जितना जितना उठाना था उतना नहीं उठाए तो उसी को कहते हैं न्यूनता या ये, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है इस संरेखण के अनुसार पुलों का वर्गीकरण करें। संरेखण में दो ही होते ही हैं, एक होता है सीधा या समकोणक, जो देखिए ये नदी गई है, ये सड़क है आपकी, ये नदी है, तो ये सड़क गई है, ये पुल है, एकदम 90 डिग्री पे काट दिया, लेकिन ये सीधा या समकोण है। और दूसरा होता है तिरछा यानी ऑब्लिक टाइप से होता है, वो स्क्यू ब्रिज बोलते हैं। ये नदी ऐसे जा रही थी, ऐसे ब्रिज है तिरछा। इन्हीं दोनों को बस बताया गया कि एक 90 डिग्री से कम ज्यादा पे रहता है, एक 90 डिग्री पे। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा लगभग। अच्छा कौन सा है, ये ऊपर वाला, ठीक है। तो ये संरेखण मतलब कैसे नदी को पार कर रहे हैं, बस इतना ही से। पांचवा क्वेश्चन है कि फैलाव नींव यानी स्प्रेड फुटिंग और राफ्ट नींव को चित्रों की सहायता से समझाइए। सवाल में भी कई बार इसको समझाया जा चुका। फ्लैट फुटेड आपके सामने डायग्राम है, ये फ्लैट फुटेड, हालांकि ये ब्रिज के बारे में बात कर रहा है। फ्लैट फुटेड में जब विस्तृत किया जाता है, जैसे जहां पर नाले नहर की नदी का जल प्रवाह से निघर्षण बहुत कम हो, तली पर पिचिंग की गई हो या शुष्क मृदा वाली भूमि हो, तब फैलाव नींव डाली जाती है। यह नींव सामान्य भार के लिए उत्तम, सामान्य भार के लिए, अधिक भार के लिए राफ्ट डालता है। यह नींव सामान्य भार के लिए और कम समय में बनाई जा सकती है। इस नींव में संरचना को तली से उचित खसके देकर चौड़ाई में फैला दिया जाता है और उसके नीचे समतल आधार के लिए कंक्रीट का ब्लॉक डाल दिया जाता है, खत्म। राफ्ट में क्या होगा, कम भार धारण क्षमता वाली, मतलब जिसकी बेयरिंग कैपेसिटी कम हो, मृदा में विभिन्न क्षमता वाले मृदा समूह में या दली भूमि में अथवा भराव की जमीन पर भारी संरचना खड़ी करने के लिए राफ्ट नींव अपनाई जाती है। जब नींव में खोखल स्थित होने के कारण संरचना के असम निस्दन की संभावना हो, राफ्ट नींव संतोषजनक रहती है। जब भी कहीं पर ऐसा हो कि जमीन पे कहीं गड्ढे हैं, कहीं मिट्टी सही नहीं, कहीं उबड़ खाबड़ है, तो पूरे को ढाल दो। असम मतलब बाकी नींव उल्टा पुल्टा, लेकिन राफ्ट पूरा एक साथ धंसता उठता है। तो जब कहीं अनइवन सेटलमेंट होने की संभावना हो तो हम लोग राफ्ट का यूज कर देते हैं। इसके बारे में सॉइल मैकेनिक्स में भी बात हुई है। अब बात करते हैं हम लोग किसके, देखिए राफ्ट को बनाया, राफ्ट पूरा एक का एक है, इसी पर सारे कॉलम बनाए गए हैं, पूरा एक साथ। देखिए ये कई सारे पाए हैं, हालांकि ये ब्रिज के लिए बोला है लेकिन फाउंडेशन तो सबकी वही होगी, ठीक है। अब विभिन्न प्रकार के रेल की व्याख्या कीजिए। अब बताइए रेल विभिन्न प्रकार के टाइप्स ऑफ रेल सेक्शन बताइए। दोहरे शीर्ष वाली रेल, फिर उसके मैं अभी पहले ही व्याख्या कर चुका हूं, 3 तरह के रेल की बात करेगा। विभिन्न रेलों की व्याख्या, दोहरे शीर्ष वाली, डबल हेडेड, बुल हेडेड, फ्लैट फुटेड, जो बताया हूं ना पीछे उसी को लिखा गया है कि इनके जो जो उनमें अंतर आप पढ़े हैं वही चीजें इसमें लिखा गया है। तीनों रेलों को लेकर लंबा खींचा है, आ गया तो बहुत अच्छा है। डायग्राम मस्ट है, देखिए ये चपटे वाली है, मतलब ये फ्लैट है, अच्छे से बनानी, फ्लैट है, ये वाली बुल है, और इसके ऊपर वो वाली कहाँ गई, ये वाली आ गई किसमें, डबल हेडेड। तो ये डबल हेडेड हो गई आपकी दोहरी शीर्ष, ये हो गई बुल हेडेड, और आपका सबसे नीचे हो गया फ्लैट फुटेड। तीनों रेल बनाना है, तीनों रेल के बारे में लिखना है, जो इसमें लिखा गया एक बार पढ़ लीजिएगा। वैसे पीछे जो पढ़े चेयर की आवश्यकता पड़ती है इनमें ये सोच के बनाया गया कि इनको फिर से बदल के यूज कर लिया जाएगा, हालांकि सक्सेसफुल नहीं रहा। फ्लैट फुटेड में
ये देखा गया कि स्थिर आधार प्रदान करेंगे और आज तक के लिए सबसे ठीक ठाक चले। कौन से वाले? ये वाले। तो यही सब तीनों के बारे में बता देना, आप खत्म हो जाएगा ये। अब आपके पास एक और क्वेश्चन है, लास्ट होगा जो इस सेट का, वो कह रहा है राइट हैंड टर्नआउट के विन्यास। हेलो, राइट हैंड टर्नआउट, राइट लैंड लिख दिया है, आप हैंड कर लीजिएगा। राइट हैंड टर्नआउट के विन्यास की व्याख्या कीजिए। क्या शर्मा इसको फ्री हैंड डायग्राम कभी बनाया था क्या प्रैक्टिस वाले में? पहला प्रैक्टिस पेपर जो आरबीटी का हुआ था, मैंने तुरंत इसको बनाया था फटाक से आपको और दिखाया था इसको बड़े आराम से कि कैसी ये मेन लाइन है, पॉइंट है, क्रॉसिंग है। ये वाला डायग्राम याद है? ये वाला डायग्राम याद है? और उसमें मैं डायग्राम छोड़ दो, ये डायग्राम बनाना भी मैंने पार्ट 1 देखिएगा आरबीटी का पार्ट 1, उसमें मैंने खुद से बनाया सिखाया है कि इसको देख के डरो मत, तुम आसानी से बना लोगे, मैंने बनाया है। और अगर आप बना सकते हैं तो अभी कॉपी लीजिए और बना लीजिएगा और बताइए कि क्या उसमें ये चीजों का नाम सुने हैं? स्टॉक रेल। अगर आपके मन में अभी आवाज नहीं आ रही तो इसका मतलब आपने पहला वीडियो ठीक से नहीं देखा। स्टॉक रेल क्या होती है? वो दोनों जो मोटी रेलें जिनको काटा नहीं गया था, स्टॉक रेल। टंग रेल या स्विच रेल, जो टंग की तरह चिपकी रहती है, जिनको आगे पीछे खिसका के ट्रैक चेंज होता है, टंग रेल। मैं जानबूझ के क्यों नहीं ऊपर दिखा रहा हूं, अभी दिखा सकता हूं। याद करिए, अब एग्जाम है, आप कब पढ़ेंगे, आप कब याद रहेंगी चीजें? तो एक डायग्राम याद है, फटाक से खींचा था शर्मा, उसमें इन चीजों के नाम याद करिए कि ये कहां थी, अपने मन में सोचिए। स्ट्रेचर छड़, वो स्ट्रेचर था ना, ये वाली याद है जिसको हमने बोला था स्विच रेल, स्ट्रेचर छड़ इसको बोलते हैं। यहां देखिए स्विच बॉक्स लगा है और ये छड़ जो इनको आगे पीछे करने के काम आती है, फेसिंग डायरेक्शन है। ये देखिए टेलिंग डायरेक्शन है। तो ये स्विच बॉक्स यहां लगा था, इसके साथ जो छड़ जुड़ी थी उसको स्विच रेल भी कह सकते हैं या फिर स्ट्रेचर छड़ भी कह सकते हैं, स्ट्रेचर बार भी कह सकते हैं। कितनी कितनी होती हैं बताइए, कितनी कितनी होती हैं? तो आप एक चीज जान लीजिएगा, स्टॉक रेल 2 होती हैं, टंग रेल 2 होती हैं, स्ट्रेचर छड़ 1 या 2 लगाई जा सकती हैं, लीड रेल 2 हो सकती हैं। लीड रेल दो रेलें जो होती हैं सीधी और वक्र में होती हैं, लीड रेल। चेक रेल 2 लगती हैं दोनों तरफ से। विंग रेल कौन सी होती हैं? जो क्रॉसिंग के पास यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकंड। देखिए यहां पे, तो एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, देखिए स्टॉक रेल 1 नंबर है, 1 नंबर का मतलब ये वाली स्टॉक रेल हो गई दोनों, 1 नंबर वाली, ठीक है। उसके बाद टंग रेल का मतलब ये टंग रेल 2 देखिए लिखा गया है यहाँ पे। 4 को देखिए क्या लिखा है, ये जो आगे गई इन्हीं को लीड रेल कहेंगे, अब लीड करने वाले। यहाँ पे जो ये क्रॉसिंग बनती है ना, इसको मैंने स्पष्ट उसमें नहीं बनाया था, तो क्रॉसिंग में ही इसको ऐसे जो ये घूम गया इधर की तरफ दोनों में, ये वी क्रॉसिंग यहाँ पे बनी हुई है। तो ये क्रॉसिंग में जब ये ऐसे जाती तो अचानक तो ऐसे मुड़ नहीं जाएगी इसी पर, तो ये जब क्रॉस करती है तो यहाँ पर विंग टाइप का पंख टाइप के बनते हैं, तो इसको विंग रेल बोलते हैं। स्ट्रेचर रेल यहाँ पे देखिए, स्ट्रेचर बार या स्ट्रेचर रेल। लीड रेल, चेक रेल देखिए यहाँ पे था जो क्रॉसिंग के दोनों तरफ लगा था। वी क्रॉसिंग, ये वी वाला शेप बनाया। हिल ब्लॉक, ये इनके बीच की दूरी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे हिल ब्लॉक लगते हैं, इन जगहों पे हिल ब्लॉक लगाए जाते हैं ताकि ये दूरियां मेंटेन रहे। उसके बाद लीवर क्या करता है? लीवर जो लीवर का काम ही होता है यहाँ पे केवल इसको आगे पीछे करते समय मेंटेन करना। ये जो यहाँ पे लगा है ना लीवर, रुकिए, ये 9 नंबर लिखा है ना, देखिए 9 नंबर पे लीवर लिखा है, तो ये 9 नंबर पे जो लीवर लिखा है, लीवर का काम ही होता है इस छड़ को आगे पीछे करने में मदद करना। तो ये चीजें थी, इसका डायग्राम पहले भी बनाया जा चुका है। इसमें देखिए लीवर के साथ स्विच बॉक्स और स्लीपर और इसके बंधक, इन सब के बारे में बात की गई है। तो ये डायग्राम आपको बनाना सीख लेना है, मैंने भी बना के दिखाया, आप भी बना के याद रखिए, ठीक है। तो तीसरा पेपर भी हो चुका, अब आप पेपर दे के फीडबैक भी हमको देंगे, ठीक है ना। पेपर दे के अपना फीडबैक भी देंगे, उसके लिए भी हम लोग मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में और अगले सब्जेक्ट के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।